जो पहलगाम में हुआ उसके बाद इससे कम में तो संतोष नहीं होना था ना हम लोगों को। इस बार एक मैसेज देने की कोशिश की गई। मौलाना मुनीर साहब की जो हालत होगी वो ऐसी होगी कि बिना उसे कुछ किए ही उसी की आर्मी के लोग उसको हटाएंगे, या तो फिर उसको भाग के जाना पड़ेगा पाकिस्तान से बाहर, या कोई उसको मार देगा। अब अगर पाकिस्तान ने पलटवार किया तो फिर क्या भारत का जवाब जो होगा वो क्या वॉर जैसा हो सकता है? तुरंत वार में कन्वर्ट हो जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक एस्केलेटरी रेस्पॉन्स तो जरूर होगा। इस समय जो हमने किया है वो एक बहुत ही छोटा सा ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं अगर सबसे पहले आपको ऑपरेशन सिंदूर को डिकोड करना चाहूँ आपके जरिए तो ये कैसे हुआ कि मतलब मुझे मालूम है कि मैं इतनी दूर से निशाना लगा रही हूँ और वो एक उस मस्जिद को ही पिन पॉइंट बिल्कुल टारगेट हुआ। इसको बोलते हैं प्रिसीशन स्ट्राइक। तो आजकल ऐसी मिसाइल्स बन गई हैं जिनके जो वॉरहेड्स हैं वो एकदम टारगेट के ऊपर ही फायर करने की उनकी कैपेबिलिटी होती है। 1971 के बाद ये पहली बार है जब तीनों सेनाओं ने मिलकर किसी ऑपरेशन को अंजाम दिया हो। ये जॉइंट ऑपरेशंस था जिसमें कि जो 9 टारगेट जो हमने दुश्मन के मारे हैं उसमें से 6 पर आर्मी की मिसाइल्स गई हैं और 3 पे एयरफोर्स की मिसाइल्स गई हैं एयरक्राफ्ट। इनके अंदर डर बैठाने की ज़रूरत है। मैं तो बोलूँगा 100 के 100 को लपेट के आप वो करिए। जय हिंद दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। ऑपरेशन सिंदूर पूरे देश में इसे लेकर के लोग बात भी कर रहे हैं, जश्न जैसा माहौल है, दिवाली मनाई जा रही है और ये होना भी चाहिए। संदेश बिल्कुल साफ दिया गया है कि अगर हमारे घर में घुसकर हमारे अपनों को हमारे सामने धर्म पूछकर मारोगे तो जिसने मारा है उसके घर में घुसकर फिर उसका भी वही हाल करेंगे। नाम आपको मैं फटाफट से बता देती हूँ। देखिए, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, मतलब साफ है कि मसूद अजहर, हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन, इनके ठिकानों के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए गए। रात के वक्त जब मैं और आप सो रहे थे तो हमारे वायुसेना के विमानों ने ऐसा टेक ऑफ किया पाकिस्तान के अंदर जाकर, वहां आतंकी ठिकानों के ऊपर ऐसी कार्रवाई की कि क्रैश लैंडिंग हो गई पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों की। अब वो बिलबिला रहे हैं, अब वो रो रहे हैं और अब यही सुनने में आ रहा है कि भाई पाकिस्तान भी फिर चुप तो नहीं बैठने वाला। पाकिस्तान के लिए भी ये कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ की तरह है कि 11 साल भी आप नली में रखो तब भी टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। तो ये पॉडकास्ट हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको ये ऑपरेशन कितना मुश्किल था वो बता सके और आगे पाकिस्तान क्या अगर जवाबी कार्रवाई करता है तो उसके बाद युद्ध जैसी संभावना तो नहीं बन जाएगी। यही सारी चर्चा, बातचीत आसान भाषा में ऑपरेशन सिंदूर के मायने, किस ढंग से इसे किया गया, ये सब कुछ आपको हम समझाएंगे। मेरे साथ है लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह जी। तो फटाफट से बोर्डिंग पास हम उन्हें देते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू शालिनी, एंड मेरी तरफ से आपके सभी दर्शकों को टेक ऑफ विद एसकेटी को बहुत बहुत नमस्कार, शुभकामनाएं। और इस सफलता के ऊपर मैं पूरे देश को बधाई देना चाहता हूं, भारतीय सेना को बधाई देना चाहता हूं और ऑब्वियसली हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को ओवरसी किया है उनको तो बधाई देना हर देश के नागरिक का फर्ज बनता है। सबसे पहले चीज़ सर मैं यही जानना चाहती हूँ कि जो पहलगाम में हुआ उसके बाद इससे कम में तो संतोष नहीं होना था ना हम लोगों को। मैं कहूँगा अभी भी जो हमने किया है वो पहलगाम की पूर्ति नहीं कर सकता है। सबसे पहली बात ये मेरा मानना है। मैं कहता हूँ कि ये शुरुआत हुई है और मेरा ये यकीन है जो पाकिस्तान की फितरत है कि वो दूसरी बार इसको हमला करेगा हमारे ऊपर और हमें उस हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। जहाँ तक भारत की तैयारी का सवाल है पहलगाम हमले के बाद की, तो ये जो हमने हमला किया है अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग ऑपरेशन था, क्योंकि इसमें तकरीबन हमारे देश की जितनी भी
रिसोर्सेज हैं सेना के, वो सारी लगी हैं। इसको हमें किस तरह से करना था, पाकिस्तान को पता था कि हम हमला करेंगे, इसलिए उसने अपनी सारी जो वॉर मशीनरी थी तैयार रखी थी। इसलिए हमको जो भी हमला करना था वो मोदी जी ने बता रखा था कि घुस के हमला करना है। घुस के हमला करना मतलब हमको उनके जो डिफेंसेस हैं, एयर डिफेंस जो है, उसको चीर के अंदर जाना है बिना उसको पता लगे, और जो हमारा टारगेट है उसको 100% बर्बाद करना। दूसरी जो चीज़ थी, जो हमला हम कर रहे हैं वो हमला इस इंटेंसिटी का हो ताकि जो हमारे जो ऊपर जो घात लगाया था, जो प्रहार किया था पहलगाम में, उसका सही उत्तर मिले और हमारी जो राष्ट्र की जो हमारी जो जनता है, जो हमारे जो लोग हैं जिनको एक्चुअली जो सफ़र किए हैं इस पूरे हमले में, उनको ऐसा लगे कि हमारा देश उनके साथ है। तो ये सारी जो चैलेंजेस हैं, और अपनी मिलिट्री चैलेंजेस अलग होती हैं, डिसेप्शन, सरप्राइज़, इन सब चीज़ों को कायम रखना। अब इमेजिन करिए कि बहुत सारे हवाई जहाज़ हवा में उड़ गए, तो पाकिस्तान सो तो रहा नहीं है, वो भी उठेगा, वो भी अपना एयर डिफेंस तैयार करेगा। तो किस तरह से इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये ऑपरेशन किया और सक्सेसफुली किया, ये देश को पता रहना चाहिए कि ये एक कोई मामूली ऑपरेशन नहीं था। लेकिन टेररिज्म जो हमारे ऊपर होता रहा है, ये एक ऐसी प्रक्रिया रही है कि पिछले 40 साल से हम लोग इसको झेल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस समय जो हमने किया है वो एक बहुत ही छोटा सा ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और वही ट्वीट भी हमने देखा है, नरवणे जी ने यही लिखा है जो अभी आपने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। बिल्कुल, मैं इसके ऊपर भी आपसे आगे बात करूंगी सर कि वो पिक्चर अभी क्या बाकी है, लेकिन मैं अगर सबसे पहले आपको ऑपरेशन सिंदूर को डिकोड करना चाहूँ आपके ज़रिए, क्योंकि आपके पास इतना अनुभव है तो आप उन चीज़ों को बता पाएंगे। सबसे पहले तो सर हम जो सुन रहे हैं वो ये कि 1971 के बाद ये पहली बार है जब इंडिया ने पाकिस्तानी लैंड को निशाना बनाया है। ये अलग है कि बिना पाकिस्तान में घुसे, तो थोड़ा आम लोगों की समझ के लिए, क्योंकि लेमैन ये समझ नहीं पाता है कि पाकिस्तानी धरती को निशाना बनाया बिना पाकिस्तान में घुसे, 100 किलोमीटर पहले से ही निशाना लगा दिया, तो थोड़ा सर इसे लेमैन के लिए थोड़ा समझाइए ना कैसे हुआ। देखिए ऐसा होता है कि हमला एक तो होता है नज़दीक जाके करना, दूसरा होता है कि दूर से करना। अब हमला दूर से तब कर सकते हो अगर आपके पास ऐसी काबिलियत है, ऐसे हथियार हैं जो कि अपनी सरजमी पे रहते हुए दुश्मन की सरजमी पे चले जाएं। जहाँ तक एयरफोर्स का सवाल है, उनके पास जो एयरक्राफ्ट्स हैं, रफेल है, Su-30s हैं, इनके पास जो मिसाइल्स हैं, इनको बोला जाता है बियॉन्ड द विजुअल रेंज, जिसको आप देख नहीं सकते हो, उसके ज़्यादा रेंज से ये मिसाइल जाती हैं। अपने ही देश में रहते हुए इन मिसाइल्स को आप एनिमी टारगेट पे फायर कर सकते हैं। उसका एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज ये है कि हमारे एयरक्राफ्ट जो हैं दुश्मन के एयर डिफेंस से बचे रहते हैं। हमारी जो मिसाइल्स हैं वो छोटे टारगेट्स होते हैं, उनको रोकना बहुत मुश्किल है। और इसमें चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि जहां हम इन मिसाइल्स को भेज रहे हैं, क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते हैं। अगर मैं आपको देख रहा हूं तो मैं आपको घूंसा मार सकता हूं, लेकिन अगर मैं आपको नहीं देख रहा हूं तो मुझे इतनी इंटेलिजेंस मिली होनी चाहिए कि आप कहां पर छुपे हो। तो इसमें इंटेलिजेंस गैदर करना एक बहुत बड़ी एक अपने आप में चुनौती थी, जिसका कि हमारे जो एजेंसीज हैं जैसे रॉ हो गई, उन्होंने बिल्कुल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी। उस इन्फॉर्मेशन को हमने इन मिसाइल्स में रिकॉर्ड किया, और उसके बाद जब मिसाइल लॉन्च होती है तो वो उसको टारगेट पता है कि मुझे फलाना कोऑर्डिनेट पे जाना है और वहाँ पे हमला करना है। तो ये होता है बियॉन्ड द विजुअल रेंज। अपनी धरती पे रहते हुए हमने दुश्मन के टारगेट को बर्बाद किया है, चाहे वो जैसे मोहम्मद के अज़हर महमूद के घर का सवाल हो, या हाफिज़ सईद के घर का सवाल हो, या हेडक्वार्टर का सवाल हो मुरिदके में, या फिर सैयद सलाहुद्दीन का सियालकोट में बैंड बजाया गया। सो ये सारी जो चीज़ें हैं, इनको जो दुश्मन के धरती पे न पैर रखते हुए डिस्ट्रॉय करना है, तो इस तरह के चैलेंजेस आते हैं। इंटेलिजेंस सबसे बड़ा चैलेंज है, और दुश्मन के जो डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ हैं उनसे बचना। अब जैसे मिसाइल से बचने के लिए एक मिसाइल डिफेंस की कैपेबिलिटी होती है, इजराइल के पास है ये कैपेबिलिटी।
अच्छा। पाकिस्तान के पास अभी ये कैपेबिलिटी नहीं थी, तो इसलिए हमने उसका फ़ायदा उठाया। हमारे पास ये कैपेबिलिटी है। हमारे पास S-400 जो हमने रशिया से लिया है, हाँ। वो हमें इस तरह की कैपेबिलिटी देता है कि अगर दुश्मन का एयरक्राफ्ट हमारी तरफ आने की कोशिश करे, मिसाइल डिफेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, रोक सकते हैं। तो इसलिए वो घबराता भी है कि भाई अब हमारे ऊपर वो कैसे हमला करे, क्योंकि हमारे पास वो कैपेबिलिटी है जो उसके पास नहीं है। थोड़ा मुझे ये भी आप समझाइए कि आपने कहा कि इन्फॉर्मेशन जितनी पक्की होगी और हम दूर से ही बैठ के निशाना लगा सकते हैं, ये कैसे संभव हो पाया कि हमने देखा जो विजुअल्स पाकिस्तानियों ने भेजे हैं, इस बार तो सबूत का कोई बात ही नहीं बचती है, उन्होंने ही बता दिया। तो एक हमें ख़ास मस्जिद के ऊपर अगर टारगेट करना है, क्योंकि ये पता चला कि उसको टेरर कैंप के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा था, तो वो आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं उनमें थोड़ा बहुत नुकसान है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो इलाका ख़त्म हो गया हो। तो ये कैसे हुआ कि मतलब मुझे मालूम है कि मैं इतनी दूर से निशाना लगा रही हूँ और वो एक उस मस्जिद को ही पिन पॉइंट बिल्कुल टारगेट हुआ। देखिए, आजकल जो तकनीक है ये नई तकनीक नहीं है, काफ़ी दिनों से ये जो टेक्नोलॉजी है दुनिया में मौजूद है। हमारी तरफ ये थोड़ा लेट आई है, लेकिन इसको बोलते हैं प्रिसीशन स्ट्राइक। तो आजकल ऐसी मिसाइल्स बन गई हैं जिनके जो वॉरहेड्स हैं वो एकदम टारगेट के ऊपर ही फायर करने की उनकी कैपेबिलिटी होती है। मार्जिन ऑफ एरर जो है पहले 500-600 किलोमीटर नहीं, मीटर में होता था, उतना इलाका डैमेज हो जाता था। आजकल की जो मिसाइल्स हैं वो 10 मीटर, 5 मीटर, इस तरह की एक्यूरेसी है इनमें। तो इसलिए अगर मैं मस्जिद की कितनी एरिया होती है, बड़ा मस्जिद होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 मीटर के इलाके में होगा, तो इसके मिसाइल्स में वो कैपेबिलिटी होती है कि वो उतने ही इलाके में उतनी ही एक्यूरेसी से गिरेगा। और इसके अलावा एक और एमुनिशन जो इसमें इस्तेमाल किया गया है जो कि लॉइटर एमुनिशन होता है। लॉइटर का मतलब होता है घूमना, राइट। वो क्या करता है कि टारगेट के जो डिटेल्स हैं उसमें फीड रहते हैं। अब वो मिसाइल जब ऊपर जाता है टारगेट के ऊपर तो वो ढूंढता है कि भाई ये जो टारगेट जो मेरे अंदर फीड किया गया है मेरे डेटाबेस में वो कहाँ पर है। जैसे ही वो उसको दिखता है तो वो फिर कामाकाजी ड्रोन्स बोलते हैं इसको, वो अपने आप, जैसे वो कामाकाजी बोलते हैं जो सुसाइड बॉम्बर्स जैसे होते हैं ये, मतलब एक आदमी सुसाइड बॉम्बर होता है, ये जो ड्रोन्स ही है सुसाइड है, ये अपने साथ पूरा ड्रोन सहित वो जाके उस टारगेट में घुस जाते हैं। तो लॉइटर एमुनिशन का भी इस्तेमाल किया गया। आपने अगर टीवी में देखा होगा कि कुछ एमुनिशन जैसे ऊपर से सीधे नीचे आ रहे थे। हाँ। तो ये इस तरह के एमुनिशन भी हम लोगों ने इस बार इस्तेमाल किया है। और ये सारी जो चीज़ें हैं जो आजकल की जो नई लड़ाई चल रही है, चाहे रशिया यूक्रेन में हो या इजराइल हमास में हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो है इजराइल के साथ काफ़ी अच्छा रिश्ता है इस मामले में, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के मामले में। सो इसलिए हम लोगों ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स किए हैं टेक्नोलॉजी में जो कि हमको एक एज देते हैं इस तरह के हमलों को करने के लिए। आज ही मैं इजरायली एम्बेसडर का लेक्चर सुन रहा था मानिकशॉ सेंटर में, और उन्होंने बड़ी क्लियरली बोला कि हमें फ़ख्र है कि इंडिया और इजराइल ने आपस में एक कोलैबोरेशन करके, हमारी जो DRDO है, कोलैबोरेशन करके मीडियम रेंज सैम मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल बनाई है। सो इस तरह की जो कैपेबिलिटीज़ हम आज से नहीं कर रहे हैं, हम काफ़ी दिनों से इस तरह की तैयारी कर रहे हैं। हमको पता था कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो उस मामले में मैं कहूँगा कि भारतीय सेना जो भी है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, सारे के सारे अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स में ब्रूट पावर जो है वही आपको आपकी आवाज़ सुनने पे मजबूर करता है। और ब्रूट पावर जो है भारत को इस समय डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। आत्मनिर्भर भारत, ये जितने भी इनिशिएटिव्स हैं ये उसी की तरफ इशारा करते हैं। आपने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की जब बात की है तो मैं ये भी आपसे समझना चाहती हूँ कि हम ये बार बार सुन रहे हैं कि 1971 के बाद ये पहली बार है जब तीनों सेनाओं ने मिलकर किसी ऑपरेशन को अंजाम दिया हो। अब हम लोगों की और ज़्यादा समझ के लिए, क्योंकि सर वहाँ पे जो हमले हुए वो हवाई हमले हैं, आप थोड़ा ये आप डिकोड करके बताइए कि इसमें नेवी ने क्या मदद की, इसमें आर्मी की तरफ से क्या मदद की गई और कैसे। पहली बात तो ये जॉइंट ऑपरेशंस था जिसमें कि जो 9 टारगेट जो हमने दुश्मन के मारे हैं उसमें से 6 पर आर्मी की मिसाइल्स गई हैं और 3 पे एयरफोर्स की मिसाइल्स गई हैं एयरक्राफ्ट से। तो पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। हाँ। और
जहाँ तक नेवी का सवाल है, नेवी ने अपना जो फ्लीट था, जो बेड़ा बोलते हैं, जहाजी बेड़ा, जो कि एक कैरियर ग्रुप होता है, उसको हमने अरेबियन सी में लगा रखा है। अब आप दुश्मन को, अपने आप को दुश्मन के पैरों में डाल के देखिए। दुश्मन को पता है एयरफोर्स भी एक्टिव है हमारी, आर्मी तो एक्टिव थी ही, डे 1 से सीज फायर उल्लंघन हो गया, उसके बाद से लगातार फायरिंग चल रही है और इस तरह की लड़ाई में हमको काफ़ी महारत हासिल है। पूरा आप पराक्रम में 1 साल हमने यही किया है, तो हमें पता है कि इस तरह की लड़ाई कैसी करनी है। तो अगर जो दुश्मन है वो देख रहा है कि भाई इधर भी फ्रंट खुला हुआ है, एयरफोर्स रोज राफेल से एक्सरसाइजेस कर रहा है, Su-30 से एक्सरसाइज कर रहा है। अगर आपने ध्यान दिया हो पिछले कुछ दिनों राफेल और Su-30 से बॉर्डर के साथ साथ कई बार आ रहे थे। अब उनको ये नहीं पता है ना कि बॉर्डर से उस पार जाएगा या इस पार जाएगा। हम बोल रहे थे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन हमारे और पाकिस्तान के बॉर्डर में फ़र्क कितना है? सिर्फ ऐसे ही करने की देरी है, सेकंड लगेगा उसको पाकिस्तान में जाने के लिए। तो पाकिस्तान की तरफ से उनकी हालत सोचिए कि उनको क्या लगेगा, कहाँ से हमला होने वाला है। उधर नेवी है, नेवी कैरियर पे हमारे पास एयरक्राफ्ट्स हैं, एयरक्राफ्ट उधर से भी आ सकते हैं। कराची की तरफ, कराची का जो पोर्ट है, बंदरगाह है, वो थ्रेटन था, ग्वादर थ्रेटन था। अब वो कहाँ तैयारी करेगा? सो एक तरह से दुश्मन के दिमाग में हमने एक कन्फ्यूजन डाल रखा था कि इस बार कहाँ से हमला होगा। फिर आप देखिए, मोदी जी ने पहले आर्मी चीफ को बुलाया, एक साथ नहीं बुलाया, पहले आर्मी चीफ को बुलाया, पहले सीडीएस और डिफेंस मिनिस्टर, उनसे बातचीत हुई। हाँ। फिर एक दिन उन्होंने आर्मी चीफ को बुलाया, एक दिन उन्होंने एयरफोर्स चीफ को बुलाया, एक दिन उन्होंने नेवी चीफ को बुलाया। तो इससे क्या हो रहा है, दुश्मन के दिमाग में क्या जा रहा है, कर क्या रहा है ये, इनके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। सो ये कन्फ्यूजन जो दिमाग में दुश्मन के डाला, उससे भी हमको ये सक्सेस मिली है। तो यही मैं बताना चाहूँ कि तीनों सेनाओं का इसमें रोल था। और आप सही कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि तीनों सेनाओं ने मिल करके एक साथ, हालांकि आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा, बालाकोट के टाइम पर भी हमने नेवी ने अपना डिप्लॉयमेंट वहाँ किया था और नेवी तैयार थी कोई भी ऑपरेशन करने के लिए, और आज भी नेवी तैयार है। उनके पास ऑप्शंस हैं, ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, उनके पास ऑप्शंस हैं कोई भी ऑपरेशन करने के लिए। दुश्मन को सोचने दीजिए हम क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। पाकिस्तान मैं यहाँ बताना उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन इतना मैं जरूर अपने दर्शकों को, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हमारी तीनों सेनाओं के पास ऑप्शंस हैं। ज़रूरत पड़ने पे उनको जब चाहिए, जैसे चाहिए, हम लागू कर सकते हैं। लागू करने का तरीका, कहाँ लागू करेंगे, कहाँ करेंगे, वो सारी चीज़ें मैटर ऑफ डिटेल हैं, और वो सारी चीज़ें पब्लिक में ना आए तो बेटर है। हाँ, ठीक बात। मोदी जी ने भी यही कहा था कि मैंने फ्री हैंड दे दिया है, अब समय, तारीख, टारगेट आप लोग डिसाइड कीजिए। तो ये जो फ्री हैंड दिया जाना है, और इतना जल्दी हमने देखा कि उसके बाद ये भारत की तरफ से कार्रवाई की गई है, तो ये जब कहा जाता है कि हमने फ्री हैंड दे दिया, उसके बाद तो तैयारी नहीं शुरू होती होगी सर। देखिए, तैयारी तो उसकी बहुत पहले से। ये देखिए, कोई भी जो सेना होती, चाहे हमारी हो या किसी दूसरे देश की सेना हो, वो लगातार ट्रेनिंग करती है, लगातार वॉर गेम्स करती है, लगातार ऑप्शंस देखती है और उनके प्लान्स बना के रखती है। अब ऐसा ज़रूर हो सकता है कि जब हमने जो कोई भी इस तरह की प्लानिंग, ऑपरेशंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ कमियां हो हमारे अंदर, कोई इक्विपमेंट हो, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने बोला इंटेलिजेंस की बात हो, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों में टाइम लग जाता है। कोई चीज़ हमको मंगानी हो कहीं से, किसी और जगह पे हो, तो इस तरह के मोबिलाइजेशन में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो छोटे ऑपरेशंस के लिए, जैसे ये जो ऑपरेशन है, ये एक वन ऑफ ऑपरेशन है, ऑफ द रैंप ऑपरेशन जिसको बोलते हैं। लेकिन ये वन ऑफ ऑपरेशन या ऑफ द रैंप ऑपरेशन जो हुआ है, कब ये एक बड़ा ऑपरेशन बन जाएगा, ये हम और आप नहीं कह सकते। लेकिन अगर मैं वेट करूंगा कि जब वो बड़ा होगा, बड़ा ऑपरेशन होगा, तब मैं तैयारी करूंगा और तब मैं लड़ाई करूंगा, तो हमको मुंह की खानी पड़ेगी। तो जब हमने ये ऑपरेशन, ऑफ द रैंप ऑपरेशन किया है, हमने ये यकीन करना है कि हम इस ऑपरेशन का अगर एस्केलेशन होता है, उस समय हम फुली तैयार हैं। तो ये जो सेना है, जितनी भी सेना है, इसकी तैयारी करती रहती हैं, तैयारी अभी चल रही है। इस समय मैं ये कहूँगा, अगर सर्विस में रहता, तो हम लोग इस समय ऑलरेडी प्लान कर रहे होते कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में हमें क्या चाहिए, कितनी जल्दी चाहिए,
कहाँ से चाहिए, जरूरी नहीं कि हम अब DRDO का वेट करें, इंपोर्ट भी कर सकते हैं। सो वो सारी तैयारियां हम कर रहे हैं और आपको मैं यकीन दिलाऊं अगेन कि ये हो रहा है। सो जब भी एक ऑपरेशन करते हैं, एस्केलेशन इज पार्ट ऑफ आवर प्लानिंग। मेरा कहने का मतलब है एस्केलेशन इज पार्ट ऑफ द प्लानिंग। सो आपने बिल्कुल ठीक बोला कि तुरंत तो नहीं होता है, ये पहले से हमारा एक प्रोसीजर है जो चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। मैं अगर इसके नाम के बारे में भी आपसे समझना चाहूँ, क्योंकि ये मीडिया में खबरें हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ये नाम मोदी जी की ही तरफ से सुझाया गया था कि हमें ये नाम रखना चाहिए, कि जिन्होंने हमारी बहनों का, बेटियों का सिंदूर मिटाया, उनके लिए समर्पित होते हुए हम ये करेंगे। तो क्या नाम से लेके, काम से लेके, एक्शन से लेके हर जगह छोटा छोटा मैसेज छुपा हुआ है पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल। देखिए, सारे ऑपरेशन जो हम नाम डालते हैं उनके पीछे कोई एक रीज़न होता है। चाहे आप विजय बोल लीजिए या उसको कोई दूसरे जो हमारे ऑपरेशन हुए हैं, मालदीव्स का जो ऑपरेशन हुआ था, हर जगह जो हम नाम लिखते हैं उसके पीछे हमारा उद्देश्य रहता है, उस नाम में ही उद्देश्य छुपा रहता है। तो उसी तरह इस नाम के बारे में मैं बताऊं तो मैं 3-4 शब्द बोलूँगा आपको। सिंधु, हिंदू, सिंदूर, और उसके बाद जो है कि तीसरा जो चीज़ था कि भाई सिंदूर हमारा एक रंग का है, वो हुआ आफ्टर एक्शन में। कैसे? देखिए, इंटेंशन पाकिस्तान का, मेरे पास ट्वीट आए हैं इस तरह के पाकिस्तान, और मुझे क्लियर लगता है कि वो ऐसा ही ने ट्वीट किए हैं। मैंने शायद आपको दिखाया भी था जी। पाकिस्तान का जो मकसद था कि भाई हमारी रेलेवेंस ख़त्म हो रही है पाकिस्तान आर्मी की, तो कुछ ऐसा करो कि दोबारा पाकिस्तान आर्मी सेंट्रल स्टेज में आए। तो जगलर वेन पे चला गया, ये रियलाइज़ नहीं किया कि जगलर वेन पे किसी की लात भी पड़ सकती है। सो उससे क्या हुआ, पूरी की पूरी पाकिस्तान की जो राष्ट्रीय पब्लिक थी उनके हिसाब से पाकिस्तान आर्मी की सपोर्ट में आ गई। फिर उन्होंने क्या किया कि भाई ऐसे जो उनको प्रॉब्लम्स चल रहे थे, टेररिज्म का हो गया, इकोनॉमी का हो गया, वो सारी चीज़ लोग भूल गए। ठीक है। और लास्ट चीज़ ये थी कि हमने जो एक्शन किया, इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस क्यों बोल रहे हैं आप, सिंधु पानी जल, बार बार बोलूँगा सिंधु पानी जल। तो सिंधु जल का जो हमने हेल्ड इन अबेंस किया है उस पर्टिकुलर ट्रीटी को, उसकी वजह से और उनकी इकोनॉमी की वजह से उन्होंने बोला कि अगर ये पानी ख़त्म भी हो जाता है, हमारे को कैश नहीं भी मिलता है, इकोनॉमी का क्रैश हो जाती है हमारी इकोनॉमी, हम आपके अंदर रिलीजियस वॉर करवाएंगे। तो उन्होंने ये हिंदू चुन चुन के मारने की जो उन्होंने जो कवायद की थी, वो इसीलिए की थी कि भाई हमारे अंदर एक हिंदू मुस्लिम का डिवाइड हो। तो जो हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें 2 मैसेज छुपी हुई हैं। एक तो दुर्गा जागृत हो गई, क्योंकि सिंदूर तो है तो दुर्गा के ऊपर ही लगता है। तो दोनों जो हमारी योद्धाएं थी, वीरांगनाएं थी, वो वीरांगनाएं आई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आज तक कभी नहीं हुआ है। हाँ। ठीक है। जो लीडर थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के, वो पहले हमारे डिप्टी NSA हुआ करते थे, पहले वो मोदी जी के साथ काम कर चुके थे और वो फॉरेन सेक्रेटरी भी थे, तो उनको पता है कि इसमें किस तरह से इसको ऑर्केस्ट्रेट करना है। और जो दोनों हमारी वीरांगनाएं थी, एक मुस्लिम थी और एक हिंदू थी। हाँ। एक कुरैशी थी और दूसरी सिंह थी। हाँ, तो सिंह और कुरैशी, देखिए कितनी मैसेज छुपी है इन सब चीज़ों में। ये पाकिस्तान को ये बताने के लिए कि आप हमको तोड़ नहीं सकते हो, हमारे देश को तोड़ नहीं सकते हो, हमारा देश एक है। और आप मुझे ये बताइए कि उनका एक जनरल का नाम ले लीजिए जो हिंदू था और पाकिस्तान आर्मी का जनरल बना हो, कोई नहीं है, 0। मैं आपको नाम के नाम गिना दूं। एक तो आपको सभी को पता है सैयद अता हसनैन, जो कि पूरे कश्मीर 15 कोर के कोर कमांडर थे, महमूद आर्मी कमांडर थे, बहुत सारे हैं हमारे। ये होता है एक राष्ट्र, और पाकिस्तान जो है वो 2 नेशन थ्योरी पे विश्वास करता है। तो सिंबलिज्म तो कूट कूट के भरा था इस ऑपरेशन में, और मोदी जी को दाद देनी चाहिए कि जो नाम जो उन्होंने सेलेक्ट किया है सिंदूर, मेरे ख्याल से इससे बढ़िया नाम हो ही नहीं सकता था।
बहुत अच्छे से आपने ये जो पूरा मैसेज इसके पीछे छिपा हुआ है, इनफैक्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसे भी आपने बखूबी समझाया। मैं इसके साथ ये भी समझना चाहती हूँ सर कि वो जो 9 ठिकाने थे जिनके ऊपर हमला हुआ, और अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये चीज़ कही जा रही है कि ये पहलगाम का ही बदला नहीं है, ये 26/11 का भी बदला है, क्योंकि उन सारे आतंकियों को के अड्डों के ऊपर निशाना बनाया गया जो इसके पहले भी आतंकी हमले को अंजाम भारत के अंदर देते रहे हैं। तो ये हम माने कि ये मात्र पहलगाम और पहलगाम में जो महिलाएं रही हैं उनके सिंदूर की लड़ाई नहीं रही है जी, ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रेस्पॉन्स था। सैयद सलाहुद्दीन जम्मू कश्मीर में जो आतंक उसने शुरू में फैलाया था, जम्मू कश्मीर असेंबली के ऊपर हमला किया, जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर हमला किया, टेररिस्ट भेजे उसने शुरू में। तो सैयद सलाहुद्दीन के हेडक्वार्टर को, उनके ठिकानों को हमने टारगेट किया। उसके बाद हफीज़ सईद साहब मुरीद के में बैठ कर के मज़े ले रहे थे, उनके जितने भी ठिकाने थे उन्होंने इतने सारे अटैक कराए। 26/11 हफीज़ सईद का ऑपरेशन था। मसूद साहब पठानकोट ऑपरेशन मैंने खुद कराया, पठानकोट ऑपरेशन मैंने कंडक्ट किया उसके टेररिस्ट के खिलाफ। मैं NSG का IG ऑप्स था उस टाइम पर, जब मैंने पठानकोट ऑपरेशन में जो आतंकी आए थे, एयरबेस में घुसे थे, उनको न्यूट्रलाइज मेरे नीचे हुआ। मैं वहाँ पे था पूरे, जितने देर तक ये ऑपरेशन चला ये मेरी निगरानी में चला। तो वो भाई साहब हमारे जो फिर IC-814 किसने हाईजैक किया था, इन्हीं भाई साहब ने किया था। आज बोल रहे हैं कि मेरे 10 परिवार के लोग मर गए हैं। सो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सिंबॉलिक टारगेटिंग है। अभी फिर मैं वही बोल रहा हूँ, पिक्चर अभी बाकी है। सिंबॉलिक टारगेटिंग है कि जिन जिन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया या हमला करने की कोशिश की है, सबको एक मैसेज गई है, और पाकिस्तान को मैसेज ये गई है कि भाई इनको अब पालना बंद करो, नहीं पालोगे, नहीं अगर इस आदत से बाज आओगे तो जो पनिशमेंट होगी ना वो इससे 10 गुना ज़्यादा होगी। सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव action taken by the Indian Defence Forces to convey to Pakistan that no more. मैं ये एक चीज़ जब से ये ख़बर मैंने सुनी है तब से सोच रही हूँ कि हम तो एक तरफ बात कर रहे हैं पाकिस्तानी जो आतंकी हैं उनकी, हम मसूद अजहर की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हाफिज़ सईद की, लेकिन जब हम कह रहे हैं कि हमने इनके ठिकानों के ऊपर अटैक किया तो फिर पाकिस्तान आर्मी की एंट्री कहाँ से हो जाती है? फिर वो आने के बाद कहाँ समझाना शुरू कर देते हैं कि नहीं जी आपने तो सिविलियन के ऊपर हमला किया, तो साठगांठ है। देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, गलती तो वो शुरू से करते आ रहे हैं। 1947 में क्या किया भाई, रजाकार आए हैं इंडिया में, कश्मीर में भारतीय, हमने एक बार इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया है तो भारत का हिस्सा था। रजाकार को लेके अंदर घुस गए 1947 में, 65 में कि भाई मैं नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान आर्मी नहीं कर रही है। मर कौन रहा है? पाकिस्तान आर्मी के लोग मर रहे हैं। हाँ, रजाकार कुछ आए थे उस टाइम पर, लेकिन कहने का मतलब है उनको बैक कौन कर रहा है? पाकिस्तान आर्मी कर रही है। तो जब उनको हमला हुआ है उनके सो कॉल्ड प्रॉक्सीज के ऊपर, तो बिलबिलाएंगे तो है ही वो भाई। उनकी पूरी की पूरी जो ताना बाना उन्होंने बना रखा है इनके साथ मिलजुल करके, दैट हैज़ गॉन हेवायर, वो बिखर गया है। तो अगर उनके ऊपर उनके ऊपर सवाल आने शुरू हो गए, फिर वही मैंने क्या बताया था, उनका मकसद क्या था कि सब लोग पाकिस्तान आर्मी पे विश्वास करने लगेंगे कि पाकिस्तान आर्मी ही ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में जो कि पूरे देश को एक साथ रख सकती है। उस पर सवालिया निशान लग गया भाई। आपके घर में घुस के, लाहौर के बगल में, मुरीद के अंदर, बहावलपुर में, जहाँ पर कि क्या बोलते हैं साउथ में है, वहाँ पे घुस गए, वहाँ मारा। IB है, इट्स ए इंटरनेशनल बॉर्डर। सो इस तरह की जो हमने कार्रवाई की है वो एक बेंचमार्क है। इट इज अ लेवल मच बियॉन्ड इवन आई वुड से 71, क्योंकि हमारा दूसरा एम ये भी है कि हमको 2047 में विकसित भारत बनना है, और लड़ाई कभी भी एक अच्छा विकल्प नहीं होता है। तो हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि बिना कोई मेजर लड़ाई लड़े अगर हम पाकिस्तान को उसके घुटने पे ला सकते हैं मल्टी डोमेन तरीके से, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली,
और जो जिस तरह के सिंधु रिवर ट्रीटी है, इस तरह के एक्शंस लेकर के चारों तरफ से उसको घेरा जाए, चोक किया जाए, चाइना से उसको अलग कर दिया जाए, ताकि हमने चाइना को भी ब्रीफ किया है इंसिडेंटली, ताकि वो जो सपोर्ट सिस्टम है उसका ख़त्म हो जाए और वो अपने आप आके बोले भाई मुझे छोड़ दे, जैसे उन्होंने 2021 में किया कि भाई छोड़ दो, सीज फायर कर लो। आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान हमने अप्रोच किया था सीज फायर के लिए, हमने नहीं अप्रोच किया था। सीज फायर अगर हुआ है तो नुकसान उसका ज़्यादा होता है, उसके बाउंड्री के ऊपर जो LAC के ऊपर उसके ज़्यादा सिविलियंस हैं, हमारे कम हैं, और हमारे सिविलियंस को हम तैयार करेंगे। ये मैं आपको बता दूं, मैं GOC 26 ट्रिप था, RSपुरा में हमने बंकर्स बनाए ताकि हमारे सिविलियंस के ऊपर कम से कम नुकसान हो। भारत पूरे देश को साथ लेके चलता है, पाकिस्तान आर्मी की तरह नहीं है कि उन्हीं के राष्ट्र अपने सिविलियंस के राशन लेकर के अपना पेट भर रहा है। आज के पहले तक हम देखते थे सर कि जब भी हमारी तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है या जब भी अटैक किया गया है तो पाकिस्तान कह देता था कि जी ये तो भारत झूठ बोल रहा है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। इस बार उसकी तो खैर गुंजाइश थी ही नहीं। लेकिन एक और मुझे बहुत अजीब चीज़ जो लगी, आपने अगर विजुअल्स देखे हों तो जो लाशें गई हैं या ताबूत में हमने जो देखा है उसके ऊपर पाकिस्तानी झंडा भी लिपटा हुआ है सर। देखिए ये इसके दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो ये है कि इनके जो ट्रेनर्स होते हैं वो ISI और उनके लोग होते हैं, तो अगर ये इनके ट्रेनिंग कैंप में थे तो ट्रेनिंग कौन देता है? यही लोग देते हैं। अब अगर वो मरे हैं तो अब उनको इतना तो करना ही पड़ेगा ना कि अपना राष्ट्रीय सम्मान तो दें। कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो बोलता हूँ सारे टेररिस्ट को भी आप अपने झंडे में लपेटिए ताकि पता चले कि ये आपके लोग हैं। कम से कम एक्नॉलेज तो कर रहे हैं कि भाई तुमने हमारे क्या बोलते हैं जो टेररिस्ट थे, जो हमने इनको पाल रखा था, उनको मारा है। बहुत अच्छी बात है। मैं तो बोलूँगा 100 के 100 को लपेट के आप वो करिए। सो इट्स अ गुड थिंग, दे विल कीप रियलाइजिंग इट। वो बोल रहा है ना कि हम रेडी हैं टॉक के लिए। भाई ये सब डिसेप्शन है, ये सब विश्वास मत करिए इन सब चीज़ों पे। हमारे गार्ड ऊपर रखने हैं हमने। वी हैव टू कीप आवर गार्ड अप, वी हैव टू कीप प्रिपेयरिंग एंड वी हैव टू बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ सरप्राइजेस। इसी सरप्राइज़ के ऊपर, क्योंकि मैंने इसके पहले 2 पॉडकास्ट सर और किया, मैंने AK भट्ट जी के साथ किया, मैंने सिवात साहब के साथ किया, तो उन लोगों ने कहा कि पाकिस्तान को डरा के रखना है। तब तक तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ नहीं था, तो पहलगाम के बाद उनका ये कहना था कि पाकिस्तान चैन की नींद सो ही ना पाए, वो डरता ही रहे कि कब क्या होने वाला है, किधर से अटैक हो जाएगा। तो अभी तो उसमें हमें कामयाबी मिली, हमने ऑपरेशन सिंदूर भी कर लिया। अब क्या आगे की रातों में पाकिस्तान को नींद आने वाली है? बिल्कुल नहीं आएगी नींद। देखिए वही मैं आपको ही बोल रहा हूँ, पिक्चर अभी बाकी है। अगर आप इस मैसेज को बार बार देते रहेंगे अपनी प्रिपरेशन से, अपनी तैयारी से, अपने प्रोक्योरमेंट से, अपनी ड्रिल से, अपने डिप्लॉयमेंट से, तो उसको लगा रहेगा कि यार ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक, अभी इनके इरादे और भी कुछ हैं। अगर हमारा जहाजी बेड़ा जो नेवल बेड़ा जो है अगर वो अरेबियन सी में है तो है, और है फुली प्रिपेयर्ड, ऑपरेशनली लोडेड, प्रिपेयर्ड, वहाँ है। हमारे एयरक्राफ्ट भी हैं। आपको पता है कि आजकल तो मिसाइल्स भी फायर हो सकती हैं, एयरक्राफ्ट भी लॉन्च हो सकते हैं। अब उसको क्या पता कि नेवी की तरफ से कुछ हो जाए बड़ा हरकत, उसको क्या पता कि एयरफोर्स की तरफ से कुछ हरकत हो, क्योंकि हमने प्रिपरेशन लेवल बंद नहीं किया है। और LC के ऊपर अगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर 100 राउंड फायर किए हैं हमारे टारगेट्स के ऊपर, हमारे सिविलियंस के ऊपर, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हम 300 राउंड फायर करेंगे। ये हमारे देश की जो फौज है उसका एक कैरेक्टर है। मैं आपको ये बता दूँ, ओपनली बताना चाहता हूँ, हम कुछ भी चीज़ लाइंग डाउन नहीं लेते हैं। ये जो हमारा जो मिलिट्री ट्रेनिंग है, जीत में दूसरी पोजीशन नहीं लड़ाई में दूसरी पोजीशन नहीं होती है। लड़ाई में या तो आप जीतते हैं या हारते हैं, एक ही है जीत। चाणक्य ने कहा था कि लड़ाई कभी भी
विकल्प नहीं होता है, लास्ट विकल्प होता है। लेकिन अगर आप डिसाइड कर रहे हैं लड़ाई करने के लिए तो यकीन करिए कि आप जीत के आएंगे। लड़ाई शुरू करना आसान है, लड़ाई ख़त्म करना उतना ही मुश्किल है। रशिया यूक्रेन देख लीजिए, इजराइल हमास देख लीजिए। तो हम जो अप्रोच अडॉप्ट कर रहे हैं वो इस तरह से कर रहे हैं कि एट एनी स्टेज अगर वो हमारा दुश्मन घुटने पे आ जाए, भीख मांगने लग जाए हमारे सामने लड़ाई बंद करने के लिए, तो विथ कॉशन बंद करेंगे। क्योंकि हमें पता है इसकी दुम जो है, आपने जो बताया था ना कि नली में दुम डालो तो सीधी कभी नहीं होती है, हाँ। वो हमें मान के चलना है। तो विथ कॉशन वी कैन go ahead with a end to any kind of war, if any kind of conflict which takes place in the future. But उसको करने के लिए we have to be 100% sure that कि in future ये दोबारा ऐसी हिमाकत ना करें। ऑपरेशन सिंदूर का जो असर अब आगे रहने वाला है, क्या आपको लगता है वो बहुत सीमित होगा या वो बहुत लार्ज स्केल पे आप देख रहे हैं? देखिए, आप असर किस उस पर पूछ रही हैं, मुझे ज़रा बताइए। आप दुश्मन के ऊपर उससे पूछ रही हैं या अपनी जो हमारी जो पब्लिक है उसके हिसाब से? दुश्मन के ऊपर पूछ रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के देखिए, दुश्मन जहाँ तक सवाल है वहाँ भी 2 लोग हैं, 3 लोग हैं। पाकिस्तान में 3 हैं, 3 ग्रुप्स हैं। एक तो उनकी आर्मी है, दूसरी उनकी जो सो कॉल्ड आतंकी जिनके सारे ये सब ढेर हुए हैं, और तीसरा उनकी कॉमन पब्लिक है। कॉमन पब्लिक में डर थोड़ा लंबा रहेगा। मैं एक बड़ी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कर रहा हूँ। कॉमन पब्लिक को डर ज़्यादा लगा रहेगा क्योंकि नुकसान उनका ज़्यादा होता है। इनएडवर्टेंटली कोलेटरल डैमेज हो जाती हैं कभी कभी। दूसरा जो है आतंकी है, आतंकी को सबसे कम डर लगता है। रीज़न बीइंग कि वो आइडियोलॉजिकली इतना रेडिकलाइज हो जाता है कि उसको मौत से जो डर होता है वो काफ़ी कम रहता है। मैं NSG में जब था, तो जब मैं पठानकोट का ऑपरेशन कर रहा था, तो जो टेररिस्ट वो एक जो जिसको हमने मारा, उसका एक हमने वो मोबाइल कम्युनिकेशन पकड़ा। वो जिस रात को छुपा हुआ था और अगले दिन अर्ली मॉर्निंग 2 बजे उन्होंने हमला शुरू किया था। तो हमें बाद में पता चला जब हमने उनके सिग्नल वगैरह एनालाइज किए, तो उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और उस फ़ोन में उसकी माँ ने बोला, बेटा खा ले, अच्छा खाना वाना खा ले, कल सुबह तुझे शहादत देनी है। तो बोलता, हाँ माँ, तो तुम्हारा आशीर्वाद तो नहीं, तुम्हारा कुछ जो उसने उर्दू में बोला, और मैं पूरी तरह से तैयार हूँ अपनी जान देने के लिए, इस तरह की उसने बात कही। ठीक है। तो उनके अंदर जो होता है थोड़ा सा डर कम होता है। पाकिस्तान आर्मी कुछ दिनों तक इस भय में रहेगी, इस भय में रहेगी कि आगे क्या होगा, कैसे नहीं होगा। हमको जो है ना, उस डर को बरकरार रखना पड़ना है, और उस डर को बरकरार रखने के लिए हमको कुछ न कुछ करते रहना पड़ेगा। और उसको करने के लिए जो सबसे बढ़िया जो इलाका है वो सीज फायर पे उसको सांस नहीं लेने देना है, मतलब LC पे उसको सांस नहीं लेने देना। अच्छा, LC पे उसको सांस बिल्कुल ही नहीं लेने देना है। और वही एक ऐसा इलाका है जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा उसको मार पड़ती है। क्योंकि जो पब्लिक प्रेशर पड़ता है ना जब, तो बड़ी फौज झुक जाती है। अगर पब्लिक उनके सामने जा करके धरना देना शुरू कर देगी, आप क्या कर रहे हो, हमारा खेत खराब हो गया है, हमारा क्या बोलते हैं खाना पीना बंद हो गया है, हमारा पानी बंद हो गया है, तो उसका जो प्रेशर है वो उसके ऊपर और रहेगा। और डायरेक्ट हिट्स होंगे। अगर वो हमारे बंकर तोड़ेंगे तो हम उनके बंकर तोड़ेंगे। हाँ। अगर वो हमारे जवान को नुकसान पहुंचाएंगे तो हम उनके 10 जवान को नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये कार्रवाई करते रहना है। उनके अंदर डर, इन्होंने पता है ये क्यों किया था पहलगाम? क्योंकि हमने अपने देश में JNK में फ्रीडम फॉर फियर वो एनवायरनमेंट बना दिया था। हमने एक ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया था कि JNK में सब कुछ ठीक है, डर की कोई बात नहीं है। उन्होंने दोबारा वो डर डालने की कोशिश की है। मैं डेटा देख रही थी सर, 2 करोड़ 25 वहाँ पे टूरिस्ट 2 करोड़ 25 लाख पहुंचा, और ये बहुत बड़ा नंबर है। तो कश्मीर के लिए वो इसलिए हुआ क्योंकि एक पॉलिटिकल नैरेटिव गया कि भाई डर खत्म, सब कुछ नॉर्मल है, इलेक्शन करा दिए हमने, भाई इलेक्शन हो गए, रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, और रिकॉर्ड वोटिंग ने लोगों को और एनकरेज किया कि यार ये तो बहुत सब कुछ बढ़िया है। सही बात है। अब ये भी एक पाकिस्तान के लिए नासूर बन गया कि ये क्या हो रहा है।
हम तो बोल रहे थे कि खून की नदियां बह जाएंगी, फलाना हो जाएगा, कि आर्टिकल 370 ये होगा। तो उसको नैरेटिव को वापस लाने के लिए उन्होंने बोला इनके अंदर डर बैठाने की ज़रूरत है। और डर कैसे बैठेगा? पाकिस्तान भारत की जो टूरिज़्म है उस पर रोक लगाई जाए। और इससे बढ़िया ऑपरेशन उनके लिए और कोई था नहीं, उन्होंने वो वही किया। ये भी एक बड़ा इंटेंशन था उनका। हालांकि मैं देख रही हूँ कि अब लेकिन लोग जो वहाँ जा रहे हैं। लेकिन जो मेन इंटेंशन वही था, पाकिस्तान आर्मी को दोबारा रेलेवेंस में लाना और कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करना। लेकिन ये जो पाकिस्तान आर्मी को दोबारा रेलेवेंस में लाने की बात आपने कही, अब मुझे लग रहा है इस ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो असीम मुनीर के लिए मुझे लगता है एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई वाली बात हो गई है। बिल्कुल, आप रिटेलिएट ना करें तो मरें, और करें तो क्या होगा वो तो फिर आप बताएंगे सर। देखिए वो मेरी रीडिंग है ये कि ऑपरेशन रिस्पॉन्ड तो करेगा, वो रिवेंज लेने की कोशिश करेगा। नहीं तो उसका, जैसे आपने बोला, उसका एज पाकिस्तान आर्मी चीफ रहना बिल्कुल खतरे में पड़ जाएगा। उसी के कोर कमांडर उसको हटा देंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा। लेकिन भारत की जिस तरह से तैयारी है, अगर उसने कुछ किया, कुछ ऐसा मिस एडवेंचर किया, तो इस बार जो रेस्पॉन्स होगा इसका 2 गुना 3 गुना और ज़्यादा होगा। और उस समय मुनीर साहब की, मौलाना मुनीर साहब की जो हालत होगी वो ऐसी होगी कि बिना उसे कुछ किए ही उसी की आर्मी के लोग उसको हटाएंगे, या तो फिर उसको भाग के जाना पड़ेगा पाकिस्तान से बाहर, या कोई उसको मार देगा। और मारेगा उन्हीं का आदमी, ये भी बता रहा हूँ। और ये आप लिख के ले लीजिए मुझे, मैंने अभी एक चैनल में फिर बोला है कि आप लिख के ले लीजिए। अगर मुनीर अगर अभी नहीं संभला, हाँ। तो उसका यहाँ पाकिस्तान आर्मी चीफ के पोजीशन से जाना है बिल्कुल निश्चित है। आप अनुभव के आधार पे क्या देख पा रहे हैं कि ये रिटेलिएशन कितना होगा, कितना इंटेंस होगा? आप मुनीर को भी बेहतर जानते हैं, उनकी फितरत को भी जानते हैं, पाकिस्तान को भी जानते हैं। देखिए पिछली बार जब उसने छोटे छोटे उनके जो स्टेटमेंट्स आती हैं, उससे आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए। जब हमने सिंधु ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस किया, ट्रेड बंद कर दी, उनके सिटीजन्स को वापस भेजना शुरू किया जो कि इंडिया में रह रहे थे, तब उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उन्होंने क्या बोला, हमने अपनी एयर स्पेस भी बंद कर दिए, तो हम एक नॉच ऊपर गए हैं। तो वो एक ऐसा क्या बोलते हैं कल्चरल देश है जो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता है। वो समझता है कि मैंने वहाँ उनकी टेक्स्ट बुक्स पढ़ी हुई हैं। अच्छा। क्योंकि मैंने बताया ना कि जैसे मैं बाहर जब भी गया हूँ तो उन लोगों के साथ इंटरेक्शन किया, मैंने बोला आप अपनी ज़रा टेक्स्ट बुक बताइए क्या है। तो उनकी हिस्ट्री शुरू होती है मुगल से। बोलते हैं हम भारत एक्चुअली, मतलब इंडिया इज पाकिस्तान एंड नॉट व्हाट हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो उनकी हिस्ट्री मुगल, बाबर और उनसे शुरू होती है। तो अपने आप को बाबर की औलाद समझते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि जो हमारी प्राइमेसी थी, जो हमारा इस इलाके में दबदबा था, वो दबदबा हमको बरकरार रखना है। और क्योंकि हमने उस समय कर लिया, हमको अब कौन कैसे रोक सकता है। तो अपने आप को एक सुपीरियर रेस समझने की कोशिश करते हैं। आप उसकी स्टेटमेंट पढ़िए मुनीर की, हम हिंदू नहीं हैं, हम एक ऐसी रेस हैं, हम ऐसे पाक हैं, फलाना ढिमकना, उसने पता नहीं क्या क्या अंग्रेजी बोली उस समय, जबकि उन्हें भी पता है कि सच्चाई क्या है। जबकि ये सब पता है कि पंजाब पूरा एक ही है। एनीवे, मेरा कहने का मतलब है उनके मन में ये घुसा हुआ है। तो अगर ये रिस्पॉन्ड करेंगे तो इससे कुछ और उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश करेंगे। क्या हरकत करेंगे, किस तरह से करेंगे, वो एक मैटर ऑफ सेपरेट डिबेट है, उसको सेपरेट डिस्कशन है, मैं उसको यहाँ पे नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन एक मल्टीपल होगा उनका भी, जो एक मोटा मोटा मैं आपको बता दूँ, इसमें टेररिस्ट अटैक भी हो सकता है, इसमें एक इस तरह का जो ओवर्ट कार्रवाई है, एयर स्ट्राइक वगैरह, इस तरह की कार्रवाई भी हो सकती है। इसमें जो है कोई जो ग्रे जोन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे साइबर हो गया, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे साइबर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से कोई एक्सीडेंट्स हो सकते हैं मेजर, चाहे एयरक्राफ्ट्स में हो चाहे ट्रेन्स में हो, इस तरह की चीज़ें भी वो कर सकता है। तो हमको इन सब चीज़ों से बिल्कुल रेडी रहना है, तैयार रहना है। और जिसकी हम
इस समय हमारे को पता है कि इस तरह की हरकत ये कर सकता है, इसलिए हम लोग तैयारी कर भी रहे हैं। लेकिन जो आपको पता है डिफेंस कोई भी ऐसा नहीं होता जो फुल प्रूफ हो। वर्ल्ड वार 1 में मैग्नेट लाइन को भी ब्रीच कर दिया गया, तो ये एक डिफेंस के जो एक बहुत बड़ी वो होती है, इसलिए ऑफेंस हमेशा रखना चाहिए। इसीलिए जो फियर जो है उसके अंदर हमेशा डाल के रखना है। पहलगाम के बाद ये जो हमारी कार्रवाई थी वो ही हम बहुत बड़े तौर पे देख रहे हैं। अब अगर पाकिस्तान ने पलटवार किया तो फिर क्या भारत का जवाब जो होगा वो क्या वॉर जैसा हो सकता है? देखिए, तुरंत वार में कन्वर्ट हो जाए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक एस्केलेटरी रेस्पॉन्स तो ज़रूर होगा। ठीक है, अब वो कब एक वॉर में कन्वर्ट हो जाए वो उस समय की सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। आप मतलब आकलन आपका क्या कहता है, क्या संभावना है? मेरा आकलन तो ये कहता है कि पाकिस्तान के पास जो काबिलियत है इस समय लड़ाई करने की नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन 5 दिन तो वो कोशिश करेगा कि एक लड़ाई जैसा माहौल क्रिएट करे, उसके बाद एक इंटरनेशनल ओपिनियन तैयार करे ताकि वो लड़ाई तुरंत ख़त्म कर दे और इंटरवेंशन हो जाए, चाहे न्यूक्लियर कार्ड प्ले कर करके या फिर अमेरिका से रिक्वेस्ट करके कुछ एक इंटरनेशनल प्रेशर डाल के लड़ाई जल्दी ख़त्म करा दे, ताकि उसका भी एक एम अचीव हो जाएगा कि हाँ भाई हमने लड़ाई लड़ी और भारत को भी मतलब संतुष्ट होना पड़ेगा एक लिमिटेड एम से। तो उस तरह का, क्योंकि आप देखिए उसके लिए ड्रॉ एक जीत है। ठीक बात। ड्रॉ उसके लिए जीत है, हमारे लिए ड्रॉ जीत नहीं है। हमारे लिए तो जीत ही जीत है, जीत ही जीत है, ठुकाई ही जीत है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि वो फिर कोई इसी तरह की कुछ एक 1 नॉच अप वाली एक्टिविटी करेगा। तो अगर वो ऐसा करता है तो पहली बात हमें तैयार रहना है उस 1 नॉच अप को बिल्कुल बर्बाद करने के लिए। उसका जो अटैक ही है, रेस्पॉन्स ही है, वो हमको राइट इन द बिगिनिंग न्यूट्रलाइज करना है। उसके बाद जो उसका हमारा रिस्पॉन्स हो वो इस तरह से हो कि फिर वो दोबारा असफल हो उसको हमारे रिस्पॉन्स को रोकने में, जैसे इस बार वो असफल रहा। और हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास बढ़िया प्रोफेशनली ट्रेंड आर्मी है, हमारे पास लीडरशिप ऐसी है जो कि पॉलिटिक्स में ना पढ़ के अपने काम को देखती है। उनके तो आधे लीडर बिजनेसमैन हैं, आधे मिलिट्री वाले बिजनेसमैन हैं, आधे डीएम का काम कर रहे हैं, आधे इस कमेटी में, आधे उस कमेटी में हैं। लड़ाई के टाइम कब है उनके पास? उनकी एक फौजी फाउंडेशन है जिसका $20 बिलियन का बजट है। उनका रक्षा बजट खाली $7 बिलियन का है। क्या मतलब ये जो लोन ले रहे हैं 7 बिलियन का, और उनका खुद का फौजी फाउंडेशन का जो बजट है वो $20 बिलियन का है। इनकी फंडिंग कहाँ से होती है? ये आर्मी के बजट से हो रही है। आर्मी जो उन्होंने अपने प्राइवेट धंधे कर रखे वहाँ पे, प्राइवेट बिजनेसेस हैं आर्मी ओन्ड। उसका जो पैसा मिलता है उससे ये आतंकियों को फंड करते हैं। तो आप कह रहे हैं ऐसी कोई सिचुएशन बनी भी अगर तो ये शेर और मेमने की लड़ाई होगी। हाँ जी, पाकिस्तान की उससे ज़्यादा फिलहाल ना औकात है ना हैसियत है। ना हैसियत है ना औकात है। हाँ, मुझे ये भी आप समझाइए सर कि ये तो एक फ्रंट पे हमारा जो जवाब था वो हमने देख लिया, और मुझे लगता है इसकी इसलिए भी ज़रूरत थी। मैं आपको बताऊं, पहलगाम में जो सबसे पहली गोली जिन्हें लगी थी शुभम द्विवेदी को, उनकी जो पत्नी है उनका मैंने कल पॉडकास्ट किया, और उन्होंने ये कहा, जब मैंने उनसे पूछा कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी हेल्ड कर दी है, वीज़ा रद्द कर दिया गया, तो सरकार के इन कदम को आप कैसे देखती हैं? तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में सर कहा था कि मेरा पति गया है, उसे मारने वाले को मारना मुझे चाहिए, मुझे बाकी किसी भाषा में जवाब समझ नहीं आ रहा है इस समय। आप लाख कूटनीतिक तरीके से जवाब देते रहिए, लेकिन जितने लोग हमारे गए हैं उतने ही लोगों को जब तक आप मारेंगे नहीं या उनको मारने वालों को नहीं मारेंगे तो मुझे और कोई भाषा समझ नहीं आ रही। तो ये उनका कहना था। अब मैं ये समझना चाह रही हूँ कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी रद्द की गई थी और पंजाब प्रांत के ऊपर उनका हमला भी ये हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, अब उसी पंजाब प्रांत के ऊपर ही ये ऑपरेशन, ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो भी असर डालेगी उस एक इलाके में ही? बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो जो आपने जो द्विवेदी जी की बात कही है, हाँ, उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि जिसने खोया है ना वो दर्द वही जानता है। लेकिन देश जो है, देश को
उस दर्द के अलावा और भी कई स्टेप्स लेने पड़ते हैं, जिससे कि जो आपका जो दुश्मन है वो बार बार इस तरह की हरकत ना करे। तो उसको करने के लिए हमको उसको चौतरफा घेरना पड़ता है। इसको आजकल की लैंग्वेज में बोलते हैं मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, यानी कि हर डोमेन में उससे लड़ना है हमको। तो वो कार्रवाई अपनी जगह पे तुरंत रोल आउट होनी है। तो उससे उनका जो बदले का जो भावना है, उससे हमको लिंक नहीं करना चाहिए। तो ये तो आपका सो दोनों ही अपनी जगह में सही है। जो हमने एक्शन लिया इंडस वाटर ट्रीटी के मुकाबले या फिर ट्रेड के मुकाबले, इन सब चीज़ों पे जो एयर स्पेस के बारे में जो हमने एक्शन लिए हैं वो जस्टिफाइड है। क्योंकि एक हम वी आर नॉट डीलिंग विद इंडिविजुअल, वी आर डीलिंग विद कंट्री, और उस कंट्री को डील करने के लिए हमको एक कंट्री का रिस्पॉन्स आना चाहिए। अब जहाँ तक जो दूसरा जो सवाल आपने किया था पंजाब प्रांत, इसका असर क्या होगा, देखिए एक चीज़ और डेमोन्स्ट्रेट की गई है। हर चीज़ को हमको बड़ा डिटेल में समझना चाहिए। पिछले 2 दिन में हमने क्या किया है, पानी रोका, पानी छोड़ा। ये एक अगेन मैसेज गई है उनको कि गर्मियाँ आ रही हैं, पानी की अभी ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे कंट्रोल में है कि हम पानी रोक भी सकते हैं, पानी छोड़ भी सकते हैं। और मोदी जी का जो स्टेटमेंट आई है आज, उन्होंने बोला है हमारे लिए पानी बहता रहेगा, और जिसके लिए रोकना है उसके लिए रुका रहेगा। तो ये जो एक्शन हम जो ले रहे हैं वो कुछ सोच समझ के ले रहे हैं। कुछ शॉर्ट टर्म में इमीडिएट इफेक्ट आएगा गर्मियों में, लेकिन जब मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में जब हम और अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा लेंगे पानी को रोकने की, तब इसका असर और भी खतरनाक होगा पाकिस्तान के ऊपर, पंजाब के ऊपर। सो अगेन वही पब्लिक प्रेशर, डर के उसमें रखना। एक पब्लिक प्रेशर भी एक डर होता है, पब्लिक प्रेशर भी एक पाकिस्तान आर्मी के लिए एक बहुत बड़ा डर है। एक तो दूसरी चीज़ सोचिए कि पाकिस्तान आर्मी खुद ही डिवाइडेड है। अब वहाँ वो चल रहा है, कुछ पश्तून ऑफिसर्स हैं, हाँ। कुछ पंजाबी ऑफिसर्स हैं, कुछ बलूची ऑफिसर्स हैं, इनका आपस में नहीं बन रही है। सो मेरा कहने का मतलब है कि सिंधु वाटर जो ट्रीटी है उसका असर तो पड़ना ही पड़ना है, और पंजाब में ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि पंजाब में खेती उनका वो है, क्या बोलते हैं, बेसिक काम वही होता है, सारा कुछ अनाज वहीं पैदा होता है। हालांकि लास्ट ईयर उनकी बम्पर फसल हुई थी, लेकिन इस लास्ट ईयर बम्पर फसल हुई थी। पिछले साल 36% की गिरावट हुई है। अब इस 36% की जो गिरावट हुई उनके प्रोडक्शन में, पानी अगर रोक दिया तो ये गिरावट जो है ना एक्चुअली में 50% पे आ जाएगी। तो उनकी पब्लिक के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ेगा, सब चीज़ महंगी हो जाएंगी। वैसे ही रोटी 125 रुपये पता नहीं कितने की मिलती है वहाँ पे, इमेजिन करिए क्या हालत होगी। साम दाम दंड भेद हर तरह से पाकिस्तान चाणक्य नीति यही बोलती है कि सबसे पहले आप शाम डिप्लोमेसी करिए, दाम पैसा दीजिए, और अगर वो नहीं होता तो थोड़ा आपस में फूट लगवाइए, पंजाब बलूच सिंध ये सब करिए। अगर उससे भी नहीं होता तो फिर पीटो, दैट इज दंड। ये सबको अलग करवाइए वाली जो आपकी बात थी, हाँ। इस रणनीति के ऊपर भी क्या काम किया जा रहा है, ये मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि इसके पहले मेरी जिनसे भी डिफेंस एक्सपर्ट से बात हुई है तो दे वर लाइक कि पंजाब अलग होगा, सिंध अलग होगा, बलूच अलग होगा, खैबर पख्तूनख्वा अलग होगा। तो ये इनके ऊपर भी काम किया जा रहा है। देखिए इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, हाँ। कि इनके ऊपर कोई काम किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से इवेंट्स हो रहे हैं पाकिस्तान में, उससे तो यही लग रहा है कि अगर कोई और नहीं भी कर रहा तो अपने आप ही कर रहे हैं, अपने आप ही इंश्योर कर रहे हैं कि हम अलग अलग हो जाएं। सो अगर कोई अपने आप ही अपना नुकसान पहुंचा रहा है तो हमारे को क्या, बहुत अच्छी बात है, आप और नुकसान पहुंचाइए, एक पके हुए आम बन जाइए ताकि वो पेड़ से अपने आप ही गिर जाए, हमारे लिए तो वही अच्छा है। तो मैंने बताया ना 3-4 आम हैं, वो गिर जाएंगे पक करके अपने आप। अब उसमें अगर वो हमको ब्लेम करना चाहते हैं कि हम कर रहे हैं, ये उनकी सोच है, उनको मुबारक हो। हम तो सिर्फ चाहते हैं कि एक स्टेबल पाकिस्तान रहे ताकि हम रिश्ते मजबूत कर सकें, लेकिन अगर वो अपने आप ही कुएं में कूदना चाहते तो कूदे। मुझे थोड़ा ये भी आप समझाइए ना सर, ये जब मैं लिस्ट देख रही हूँ 9 ठिकाने,
जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के तहत नेस्त नाबूद किया गया है, तो बहावलपुर हो गया, मुरीद के हो गया, तेहरा कलां, सियालकोट, बरनाला, कोटली, मुजफ्फराबाद। अब मैं ये मान के चल रही हूँ, जितनी मेरी समझ है, कि हमने इनमें तो जो मुख्य आतंकी थे और उनके ठिकाने थे उन्हें ख़त्म कर दिया। अब अगर ये पनपना चाहें, जो आदतन पाकिस्तान की मुझे देख के लगता है कि पनपेंगे, तो क्या फिर उनके पास यही इलाके ऑप्शन रहते हैं, या ये, क्योंकि आप तो इतने समय से देख रहे होंगे। देखिए, कोई भी जो आतंकी होता है ना, वो इलाके फिक्स नहीं रखता है, वो इलाके बदलते रहते हैं। आज मुरीद के में हमने बम गिराया है कल। तभी मैंने कहा कि आतंकवाद कभी ख़त्म नहीं होता है। आतंकवाद में अगर आतंकवाद को वो बोलते हैं, कौन सा एक हमारी एक कहावत है ना, वो जो जिसका राक्षस था, जिसको कि विष्णु जी ने मारा था, रक्त उसका जहाँ गिरता था, वो रक्त बीज। तो टेररिस्ट या आतंकी एक रक्त बीज की तरह है। अगर आपने एक इंग्लिश में उसको बोलते हैं सॉसेज फैक्ट्री है, कि निकलते ही रहता है। तो जहाँ तक उसका और आतंकियों का होने का सवाल है, ये होगा जब तक कि हम उसके जो सपोर्टर है, जो कि मैंने बोला पाकिस्तान आर्मी है, उसको नहीं ख़त्म करेंगे, तब तक ये इस तरह की कार्रवाई चलती रहेगी। वो अपने ठिकाने बदली करेगा। हमको अपनी इंटेलिजेंस ठीक रखनी है। अब जैसे हमको पता था कि भाई मुरीद के में हेडक्वार्टर है, अब वो कहीं और बनाएगा, हो सकता है इस बार जंगल में बनाए, ताकि बालाकोट में क्या किया हमने, हमें पता था कि वो जंगल में है, हमने जंगल में मारा, कोई प्रूफ नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, तो लोग बोलते हैं कि भाई प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। हमारे देश के लोग हमारे ऊपर सवाल करने लग गए, फौज के ऊपर। अरे एक रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक कुरुक्षेत्र के ऊपर नीति शास्त्र के ऊपर लिखा था, और उन्होंने ये बोला था कि घर का जो तिल होता है, वो जो बाहर के मोल से ज़्यादा खतरनाक होता है। यानी कि जयचंद जो होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं दुश्मन से। हमको इस स्थिति में एकजुट होकर रहना बहुत ज़रूरी है। और इस बार मुझे बहुत खुशी मिली कि इस बार जो ऑपरेशन हुआ है, पूरा देश एक साथ है, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, और विच इज़ अ गुड साइन। एंड ऐसा ही होना चाहिए आगे। अपनी सेना पे भरोसा रखें। सेना जो कुछ भी करती है, एक हाई रिस्क मिशन होती हैं, इसमें हमारी जान जाने का खतरा है, इसमें हमारे जो लड़ाई करने के जो साधन हैं उनका डैमेज होने का खतरा है, उनका बर्बाद होने का खतरा होता है। अगर मान लीजिए कोई चीज़ डिस्ट्रॉय होती है, तो 100 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन, जितना भी उसकी कॉस्ट है, वो तो गई ना। उतना हमें और खर्च करना पड़ेगा, उतना और टैक्स पेयर का पैसा जाएगा। इसीलिए बोलते हैं लड़ाई एक बहुत ही कॉस्टली अफेयर, क्योंकि हर लड़ाई में देश जो है 5 से 10 साल पीछे चला जाता है। बिल्कुल, हम अमेरिका नहीं है। अभी भी हमारी जो पर कैपिटा इनकम जो है वो 2-2.5 हज़ार ही है। हमको अपने देश को आगे भी बढ़ाना है। अमृतकाल ऐसे ही नहीं आ जाएगा। अमृतकाल के लिए हमको इकोनॉमिकली ग्रो भी करना है। तो हमको बड़ी सोच समझ के आगे जाना है। और मैं मानता हूँ कि हमको ज़बरदस्ती लड़ाई ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कुछ करोगे तो हम फिर ये नहीं सोचेंगे कि लड़ाई नहीं करना, लड़ाई करेंगे फिर। मैं अपने पॉडकास्ट में सर हमेशा क्रैश लैंडिंग, ऑटो पायलट मोड, इन टर्म्स को यूज़ करती हूँ। मैं बड़ा खुश हूँ एक आम भारतीय होने के नाते कि मसूद अजहर को अगर ये खुद कहना पड़े कि काश मैं भी मर जाता, मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार के तो 10 लोग मर गए, काश मैं भी मर जाता। डरपोक आदमी है वो, उससे बड़ा डरपोक आदमी कोई हो ही नहीं सकता। अगर उसमें इतनी हिम्मत थी तो अपने परिवार के साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ। मैं एक आर्मी ऑफिसर था जब तक फौज में रहा हूँ। अगर मेरा एक भी जवान मुसीबत में है तो सबसे आगे मैं खड़ा होता था। अरे ऐसे आदमियों का क्या फ़ायदा जो अपने नज़दीकियों और करीबियों को छोड़ करके भाग के बिल में छुपा हुआ है। सीने पे गोली खाने की हिम्मत होनी चाहिए। दूसरों को बरगला के बहला करके उनसे आत्महत्या करवाते हैं ऐसे लोग, हाफिज़ सईद जैसे लोग। खून की नदियां बहा देंगे, हाफिज़ सईद बोलता है, अभी डर के छुपा हुआ बैठा हुआ है। These people are the coward of the highest order. They are no match for the Indian Army and Indian Army officers and Indian Army leaders. Indian Army officers are leaders,
Indian Air Force, Navy officers are leaders in the true sense. और यहाँ आपने मेरी दुखती रग को छेड़ दिया है। अगर और कुछ इस बारे में बात की तो शायद पाकिस्तान के जितने भी इस तरह के लोग हैं ना, उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं, मैं तो चाहती हूँ सर, हम वो जानना चाहते हैं, हम वो सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम तो जितना टीवी पे मीडिया रिपोर्ट्स में या गवर्नमेंट जितना चाहती है हमें पता चले, वो उतना ही बताती है। पर आपने इन चीज़ों को जिया है, समझा है, उस विभीषिका को देखा है, आतंकियों की मानसिकता को भी आप बखूबी पहचानते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि वो टीस आपकी जो है, या आपकी बातें, आपके अनुभव वो सामने आए और हम सुन सकें। देखिए, मेरी जिप्सी उड़ा दी गई थी आतंकियों द्वारा जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था। पूरी की पूरी जिप्सी मेरी हवा में चली गई। मैं को ड्राइवर था और एक और सीओ जो थे वो ड्राइव कर रहे थे। उनको इंजरी हुई, उन 3 और लोगों को उसी जिप्सी में इंजरी हुई। ग्रेनेड के शार्पनर लगे। शायद ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मुझे एक छर्रा नहीं लगा, लेकिन हमारी गाड़ी बिल्कुल बर्बाद हो गई। हम लोगों ने किसी तरह से जो हमारे जो 3 जो जवान थे उनको सेफ्टी में ले आए और उनको फिर बाद में हॉस्पिटल में भेजा। बाद में वो लोग भी बच गए, उनको कोई फेटल नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो 3 थे ना जो वहाँ पे छुप करके जिन्होंने हम पर हमला किया था, उनको हमने 2 घंटे के अंदर मौत की नींद सुला दी। सो ये लोग आते ही हैं इस तरह का काम करने के लिए। इनके जो लीडर्स हैं ना, ये बिल्कुल ही मतलब इनको ऐसे ट्रीट करते हैं, ऐसे अकेला छोड़ देंगे, जाओ आप लड़के आओ भी। अरे हिम्मत है तुम जाओ ना उनके साथ। इनके जितने भी बड़े लीडर्स हैं ये लड़ते नहीं हैं, खाली बरगलाते हैं, खाली स्पीचेस देते हैं और एक इनोसेंट चलते फिरते एक आम नागरिक को, उसके दिमाग को ख़राब करते हैं, उसके बाद उसको भेज देते हैं। इनकी लाइफ मैं जब तक था तो 6 से 2.5 साल के बीच में होती थी। जो बहुत थोड़ा अच्छा होता था वो 2.5 साल तक जिंदा रहता था, और जो ऐसी है वो 6 महीने के अंदर मर जाता था। अच्छा, हाँ, इससे ज़्यादा इनकी लाइफ नहीं होती है। और इनको देखो, इनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और खुद पता नहीं कितने सालों से बचे हुए हैं। अपने परिवार को उन्होंने मार दिया, 10 लोगों को, लेकिन खुद बचा हुआ है वो। अभी भी जैसे ही ये खबरें आई थी कि भारत जवाबी कार्रवाई करेगा या कुछ बड़ा होने वाला है, तो वो चाहे आर्मी ऑफिसर की फैमिलीज हैं और चाहे इन आतंकियों की, वो सब अंडरग्राउंड हो चुके हैं और पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। पाकिस्तान में कोई जगह उनको सेफ नहीं लगी और उन्होंने पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर्स के 99% जो परिवार हैं सबकी यूएस में प्रॉपर्टी हैं। बच्चे नहीं हैं, प्रॉपर्टीज हैं, खरीद रखा है उन लोगों ने। इस कंटिंजेंसी के लिए कब जरूरत पड़े और कब हम भाग के जाके वहां बैठे। हमारे यहाँ खाली कुछ ये जो कौन है किंगफिशर का जो कुछ ही लोग हैं जिनके पास इस तरह की प्रॉपर्टी है। हाँ, क्या नाम है, मैं नाम भी भूल गया हूँ इन लोगों का। हमारे बाकी किसी के पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हमारा जो इंडियन आर्मी ऑफिसर है वो, आप देख रही है मेरा फ्लैट, मैं एक लेफ्टिनेंट जनरल सेक्रेटरी लेवल पोस्ट से रिटायर हुआ आदमी हूँ। आप देख रहे हैं मेरा घर कैसा है। शायद एक मतलब एक आम सच्चे देशभक्त का जैसा होना चाहिए वैसा है सर। एक आम नागरिक से भी अगर आप देखेंगे तो शायद वो बोलेगा कि ऐसा घर नहीं है। और ये तो मेरा नहीं, मैंने तो किराए पे रह रहा हूँ। हाँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लोग पैदाइशी डरपोक हैं, खुद मुसीबत नहीं झेलना चाहते हैं, खुद खतरा नहीं झेलना चाहते हैं। अपने नीचे वालों को कुएं में डाल दें, गर्त में डाल दें, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थैंक यू सो मच सर। पाकिस्तान की एक डायलॉग जो इमरान खान ने पहले कहा है कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, उसी के साथ मैं वाइंड अप करूंगी और क्लोजिंग करूंगी कि आपने घबराना है। सबसे पहले तो आपने घबराना है और हमेशा घबराते रहना है, ये पाकिस्तान वालों के लिए है। और बखूबी ये जो ऑपरेशन सिंदूर रहा उसे आपने समझाया भी सर आसान भाषा में, जिसे हम लेमैन अच्छे से समझ सकें। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम हमें दिया। थैंक यू शालिनी, एंड इट वाज प्लेजर टू बी ऑन योर पॉडकास्ट। लुकिंग फॉरवर्ड टू एनी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू।